गरीब अंधी माँ की मेहनती बेटी। गायत्री, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, बाल्टी लेकर कुएं से पानी निकालने लगी और तभी अचानक वो कुएं के अंदर जा गिरी। तभी अंदर खाना बनाती मेघा को पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? मेघा भागते हुए बाहर कुएं की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी माँ कुएं के अंदर गिरी थी और वो पानी में डूब रही थी। माँ, कोई है? मेरी मदद करो, माँ। ऐसा बोलते हुए मेघा कुएं में कूद जाती है। तभी पड़ोस की सीमा मेघा को कुएं में कूदते देखती है और जल्दी से अपने पति को आवाज लगाती है। सुनो जी, मेघा ना मामा करते हुए कुएं में कूद गई है। आप जल्दी चलो, मैं बाकी सबको बुला कर लाती हूँ। सब लोग भागकर आते हैं और देखते हैं तो कुएं में मेघा एक हाथ से पत्थर से सहारा लेकर और दूसरे हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। तभी अशोक जल्दी से अपने शरीर से रस्सी बांधकर कुएं में कूदता है और गायत्री को पकड़ लेता है। बाहर सब रस्सी खींचते हैं और वो लोग गायत्री को बचा लेते हैं। अशोक रस्सी को पानी में फेंकता है। मेघा बेटा, ये रस्सी पकड़ो, हम तुम्हें बाहर खींचते हैं। ऐसे मेघा भी कुएं से बाहर निकल जाती है। सब मेघा की हिम्मत को सराह रहे थे। ये है मेघा, जो रामपुर गांव में अपनी अंधी माँ गायत्री के साथ रहती थी। उनका गांव के बीच एक छोटा सा घर था जहां माँ बेटी दोनों रहा करती थी। मेघा के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और पिछले कुछ सालों से गायत्री अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। अगली सुबह घर के अंदर चारपाई पर गायत्री बैठी हुई थी। तभी मेघा एक थाली में खाना लेकर आती है। माँ, ये लो, खाना खा लो। ला दे, मेरे हाथ में दे दे, मैं खुद ही खा लूंगी। अरे माँ, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिला दूंगी। चलो, आप मुंह खोलो। मेघा अपने हाथ से अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है। मेघा अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित थी। कल का हुआ हादसा अभी भी उसकी आंखों के सामने ही था। तू फिर से चिंता में बैठी है। तू मेरे लिए इतना चिंता मत करा कर। भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। शायद यही मेरे पिछले कर्मों का फल है और अब मुझे इसे खुशी खुशी काटना होगा। माँ, मैं आपको इस अंधेरे से निकालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आपके साथ कुछ भी हो। अगर कल को आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तू दिल छोटा ना कर बेटा, जब तक तू है मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ देर के बाद, माँ, मैंने सब काम कर दिया है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अभी काम पर जाती हूँ। मेघा दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करती थी और वो अपना घर चला रही थी, लेकिन जो कुछ भी वो कमाती उससे बस 2 वक्त की ही रोटी हो पाती थी। आज सुबह से शाम तक मेघा खेत में काम करती है और शाम को काम से जल्दी निकल जाती है और वो सीधे डॉक्टर के पास जाती है। अगर तुम्हारी माँ की आंखों का ऑपरेशन सही समय पर हो जाए तो शायद वो देख सकती है। जी डॉक्टर, मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम करती हूँ। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे जो मेघा के पास नहीं थे। परेशान मेघा अपने घर जा रही थी, तभी उसे मोहनलाल मिलता है। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ काका जी। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो। जी काका, आप तो जानते हैं ना माँ की हालत के बारे में। आज डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन से माँ की आंखों की रोशनी आ सकती है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। बेटा, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तेरी मदद करता। तू एक काम क्यों नहीं करती, हमारे गांव के सेठ सुखीराम से अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे उधारी में क्यों नहीं ले लेती? हाँ काका, आप बात तो सही कर रहे हो, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। लेकिन बेटा, तू एक बार अच्छे से सोच लेना, क्योंकि सेठ सुखीराम साहब आदमी कुछ ठीक नहीं है। मुझे पता है काका, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं मेहनत मजदूरी करके उनके सारे पैसे सही समय पर चुका दूंगी। शाम का समय था और थोड़े समय बाद अंधेरा होने वाला था और मेघा सेठ सुखीराम साहब के घर पहुंचती है। गांव से थोड़ी दूर बनी एक हवेली किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का दरवाजा,
रंग बिरंगी खिड़कियां। मेघा डरते हुए दरवाजे पर दस्तक देती है और सेठ सुखीराम साहब का नौकर बाहर आता है। क्या काम है? मुझे सेठ सुखीराम साहब से मिलना है। इस समय मालिक किसी से नहीं मिलते, कल सुबह आना। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तभी वहाँ सेठ का मुंशी आता है। अरे तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता? मालिक इस समय किसी से नहीं मिलते, अभी तुम जाओ यहाँ से, कल सुबह आना। तभी मेघा मुंशी के सामने हाथ जोड़ती है। कृपया करके मुझे मिलने दीजिए, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है, मैं बहुत उम्मीद लगा कर आई हूँ। मुंशी को मेघा की आंखों में अपनी माँ के लिए फिक्र और प्यार दिखता है और वो उसे सेठ के पास ले जाता है। मालिक, मैं गोपाल की बेटी हूँ, मेघा, मेरी माँ। हाँ हाँ, सुना है तेरी माँ अंधी हो गई है। जी सेठ जी, डॉक्टर से बात हुई है, वो बोल रहे थे कि आंखों के ऑपरेशन के बाद वो देख सकती है। वो मैं आपसे पैसे उधार लेने आई हूँ, अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकती। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें पैसे दूं, वो भी बिना किसी गारंटी के? सेठ जी, मैं आपके खेतों में मजदूरी करूंगी, चाहे जितने साल लग जाएं, लेकिन कृपया मेरी माँ के इलाज के लिए मदद कर दीजिए। सेठ सुखीराम ने मेघा की तरफ देखा। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें हर रोज मेरे खेतों में काम करने आना होगा। जी सेठ जी, मैं जरूर आऊंगी। मुंशी जाओ, इसे 10,000 रुपए दे दो। जी सेठ जी। मुंशी मेघा को पैसे देता है और ऑपरेशन के बाद काम पर आने के लिए बोलता है। मेघा पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाती है। उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर बैठी थी और उसका अंधेरे में इंतजार कर रही थी। मेघा, तुम आ गई? कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेघा अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये तो क्या कह रही है बेटा, वो सेठ तुझे पूरी उम्र के लिए गुलाम बना लेगा। तो चल मेरे साथ, हम अभी उसके पैसे लौटा कर आते हैं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। मेघा रोने लगती है। पिताजी तो मुझे छोड़कर चले गए माँ, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप मुझ पर भरोसा करो माँ। आप बैठो, मैं आपके लिए भी खाना बना कर लाती हूँ। मेघा खाना बनाती है और अपनी माँ को खाना खिलाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मेघा अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर गायत्री के कुछ टेस्ट करती है और फिर उनकी आंखों का ऑपरेशन कर देती है। कुछ दिनों के बाद गायत्री की आंखों से पट्टी खुलती है और गायत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और मेघा खुशी खुशी अपनी माँ को घर लेकर आती है। माँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, इसलिए आज से मैं भी काम पर जा रही हूँ। नहीं बेटा, तेरी जगह वहाँ मैं काम करने जाऊंगी। माँ, अभी आपको आराम करने की जरूरत है, आप घर पर आराम करो, ये सब मैं संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मेघा सेठ सुखीराम साहब के खेतों में सबसे पहले काम पर पहुंच जाती है। कुछ देर के बाद बाकी मजदूर भी वहां आए, जो मेघा को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो नया शिकार हो। सब काम पर लगे थे। थोड़े समय के बाद सेठ सुखीराम खेत में आया और उसकी नजरें मेघा पर पड़ी। ओहो, आज से तुम भी काम पर आई हो, पुराने मजदूरों से घुल मिल तो गई हो ना। मेघा ने सिर झुका लिया और फिर वो चुपचाप से अपने काम पर लग गई। सुना है तू बड़ी मेहनती है, लेकिन हमारे खेत में सिर्फ मेहनत नहीं, वफादारी भी चाहिए। जो भी यहाँ आया सबने अपनी वफादारी साबित की है, और जिसने भी अपनी वफादारी साबित की है मैंने सबको माला माल कर दिया है। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने काम में लगी रही। सेठ सुखीराम ने मेघा को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर वहां से चला गया। तभी एक बूढ़ा मजदूर आदमी मेघा के पास आया। बेटा, यहाँ काम करना आसान नहीं होगा, यहाँ दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेघा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फिर वो अपने काम में लग गई।
इधर सूरज चढ़ता गया और यहाँ मेघा बाकी मजदूरों के साथ काम में लगी थी। सुबह से शाम हो गई और सब मजदूर घर जाने को तैयार हो गए। मेघा भी थकी हारी अपने घर आती है। अब हर रोज यही होता। मेघा सुबह से शाम तक खूब मेहनत करती। लगभग 2 साल होने को थे। एक दिन कड़ी दोपहरी में सब काम करके खाना खाने के लिए खेत में बैठे थे। तभी सेठ सुखीराम अपने मुंशी के साथ वहाँ आता है। क्यों रे, अभी तक खाना खा रहे हो? कामचोर कहीं के, जल्दी से काम पर लग जाओ। नहीं सेठ जी, हम तो बस अभी अभी खाना खाने के लिए बैठे थे। अरे मेरे सामने मुंह खोलेगा? सेठ सुखीराम उस मजदूर आदमी को जोर से लात मारता है। जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ, नहीं तो सेठ तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सुखीराम गरीब लोगों पर अत्याचार करता था, लेकिन कोई भी सुखीराम के खिलाफ नहीं बोलता था। आप ठीक तो हो ना काका? अब तो भगवान के घर जाकर ही ठीक होंगे। काका, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? बेटा, मैं तो 20 साल से यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। क्या आपने इतनी उधारी क्यों ली थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई? बेटी की शादी में 5,000 रुपए लिए थे, अब तक उसका कर्ज चुका रहा हूँ। क्या 5,000 रुपए के लिए आप 20 सालों से यहाँ काम कर रहे हो? तभी सारे मजदूर बोलते हैं, मैंने तो अपनी बीबी के इलाज के लिए 2,000 रुपए लिए थे और अब 5 साल हो चुके हैं यहाँ मजदूर बने हुए। ये सब तो बहुत गलत है। मैंने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए लिए थे और मैंने सोचा था कि 2 साल यहाँ मजदूरी करके सूद समेत सब पैसे चुका दूंगी। एक दिन की मजदूरी 200 रुपए है, तो 2 साल में तो सूद भी चुका दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अब तो हमें पूरी उम्र यही मजदूरी करनी होगी। चलो चलो काम पर लग जाओ, सेठ जी आ गए तो गुस्सा करेंगे। उसके बाद सब लोग काम पर लग जाते हैं। मेघा अब समझ गई थी कि सेठ लोगों को मूर्ख बनाकर उनके साथ गलत कर रहा है। कुछ दिन के बाद मेघा सेठ के घर जाती है। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? खेत में काम पर क्यों नहीं गई? सेठ जी, मैंने आपसे जो पैसे लिए थे, 2 साल आपके खेतों में बिना किसी छुट्टी के काम करके मैंने आपके सारे पैसे सूद समेत चुका दिए हैं। अब से मैं काम पर नहीं आऊंगी। ओहो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या लड़की? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे उधारी के लिए दिए थे? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें उम्र भर के लिए खरीद लिया है। अब तू यही मेरे खेतों में ही काम करेगी, समझी? जा चुपचाप खेतों में जा और काम पर लग जा। मेघा समझ गई थी कि सेठ से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो सीधा गांव की पंचायत में जाती है और उन्हें एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। मेघा लोगों के घरों में जाकर उन्हें पंचायत पहुंचने को कहती है। अगली सुबह 10 बजे सब लोग पंचायत में इकट्ठा होते हैं, जहां उनके गांव और दूसरे गांव के भी सरपंच आए हुए थे। कुछ देर में ही पंचायत शुरू होती है और सरपंच मेघा से सवाल करते हैं। जी, मैंने सेठ सुखीराम जी से अपनी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए उधारी पर 10,000 रुपए लिए थे और अब मैं लगातार 2 साल से सेठ के यहाँ मजदूरी कर रही हूँ। अब तक 200 रुपए दिन के हिसाब से मेरे लगभग 15,000 रुपए हो गए। इस हिसाब से मैंने सेठ जी के पूरे पैसे भी चुका दिए, लेकिन ये मुझे अब भी अपने खेतों में मजदूरी करने के लिए बोल रहे हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है साहब, इसने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे। नहीं सरपंच जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने इनसे सिर्फ 10,000 रुपए ही लिए थे। ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये बाकी मजदूर। किशन अंकल, आप बताओ, आप तो 2,000 रुपए चुकाने के लिए कितने साल से यहाँ मजदूरी कर रहे हो? और आप गोपी अंकल, आप कब से मजदूरी कर रहे हो? सब चुपचाप खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोलता। आप सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम लोग पूरी जिंदगी इनकी अमीरी से डरते रहोगे? कल को मेरी जगह ये आपकी बहन, बेटी या बीवी को ऐसे ही बंधुआ मजदूर बनाकर रखेंगे, क्या तब भी आप लोग कुछ नहीं बोलोगे? मेघा की हिम्मत भरी बातें सुन के वहाँ खड़ा गोपाल आके आगे बोलता है। जी सरपंच जी, मेघा एकदम सही कह रही है। मैंने सेठ से 5,000 रुपए लिए थे और आज तक इनका मजदूर बना हुआ हूँ। ऐसे एक एक करके सब बोलने लगते हैं। तुम सबको तो मैं देख लूंगा। हम कब तक तुम्हारे नीचे दबे रहेंगे?
अब बहुत हो गया सरपंच जी, मैंने 2,000 रुपए की उधारी ली थी और अब तक इनका गुलाम बना हुआ हूँ। अरे सरपंच जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सरपंच जी, ये सब लोग सच बोल रहे हैं। इन लोगों ने जितना सुखीराम से उधारी ली है उससे कहीं ज्यादा गुना तो ये मजदूरी करके दे चुके हैं। अरे तुम भी नमक हराम निकले। सेठ सुखीराम, हमारा फैसला है कि आपको अभी के अभी गांव वालों से माफी मांगनी होगी और उनको उनकी पूरी मजदूरी भी देनी होगी। सेठ सब गांव वालों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी को भी ऐसे अपना मजदूर नहीं बनाऊंगा। मैं इन सबको इनकी मजदूरी के पैसे भी दे दूंगा। पंचायत के मुखिया ने अब गांव के सब मजदूरों के कर्जा माफ करने का आदेश दिया। पंचायत के इस फैसले से सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग मेघा की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। जय हिंद कर्नल साहब, आज आप लोग क्या खाएंगे? अशोक, तुम जो खिलाओगे हम वो खा लेंगे। तुम्हारे हाथ का खाना तो लाजवाब होता है। तो साहब फिर आज रोटी और चिकन करी बना देता हूँ। अशोक खाना बनाने में लगा था कि तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है, सभी अपनी पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले ली और दोनों ओर से गोलियां चलने लगी और ऐसे ही कुछ देर तक लड़ाई चलती रही। अशोक ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन पीछे से कर्नल को मारने आ रहा है। तभी अशोक ने कर्नल की ओर दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का मार दिया। दुश्मन की गोली से अशोक की मौत हो गई। ये कहानी एक अशोक के परिवार की है। अशोक की पत्नी गायत्री 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अशोक की 2 बेटियां हैं, सोनू 12 साल की और पिंकी 10 साल की। अशोक का घर देश के बॉर्डर के पास वाले गांव में है। उनके पिता आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम करते थे। इस लड़ाई में अशोक ने कर्नल को तो बचा लिया, लेकिन खुद हमेशा के लिए अपनी बच्चियों से दूर हो गया। दोनों बेटियों को जब अपने पिता की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती हैं। ये क्या हो गया पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम अनाथ हो गए दीदी। दोनों बहनें फूट फूट कर रोती हैं। उसके बाद सोनू ने छोटी बहन पिंकी को संभाल लिया, लेकिन अब उन्होंने मन ही मन में ठान लिया था, जिन्होंने हमारे पिता को मारा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आर्मी में जाऊंगी और इस मौत का बदला लूंगी। मैं भी आर्मी में जाऊंगी दीदी और पिताजी की मौत का बदला लूंगी। उसके बाद दोनों ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमें अब हर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। दोनों इसी रूटीन से आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ कर्नल भी चिंता में थे। जो लोग इस लड़ाई में मारे गए, उन लोगों का बदला हम जल्द ही लेंगे और अपनी जमीन दुश्मनों से वापस लेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली थे। अब अभी इतने जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए और दुश्मनों को कैसे हराएं उसकी योजना बनाने लगे। दूसरी तरफ सोनू अपनी बहन को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती। हर सुबह वो दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। सोनू और पिंकी उसको रोटी खिलाते। ऐसे ही उन लोगों की उस कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई और सोनू उस कुत्ते को घर ले आती है। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, तू भी इस परिवार का ही हिस्सा है। तभी घर के बाहर गांव का सेठ आता है। चलो चलो लड़कियों, भागो यहाँ से, अब ये घर मेरा हुआ। सेठ जी, ये घर तो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप ने घर के कागज गिरवी रखकर मुझसे उधार लिया था, उस हिसाब से ये घर अब मेरा हुआ। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अरे ये सब मैं नहीं जानता, वो तुम दोनों देखो। इधर गांव के लोग भी सेठ के बारे में बस बातें करते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसलिए सोनू और पिंकी को भी किसी से कोई मदद नहीं मिलती। दोनों बहनें गांव के साथ ही जंगल के पास एक झोपड़ी बना लेती हैं। आज से यही हमारा घर है और हम इसी घर में रहेंगे। जो हमारा लक्ष्य है उस पर टिके रहेंगे। और वो कुत्ता भी उनके साथ रहने लगता है।
अब दोनों बहनें सुबह उठकर पहले कसरत और फिर जंगल से कुछ फल और सब्जियां तोड़कर खाना बनाती और फिर लकड़ी काटकर उसे बेचती थी, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। वो गांव के ही सरकारी स्कूल में जाने लगती हैं। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। इधर कर्नल साहब दूसरे जवानों को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने लगते हैं। लड़कों, हमें कैसे भी करके दुश्मन को हराना है और देश की जमीन को वापस लेना है। क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? यस सर। कुछ ही दिनों के अंदर कर्नल ने पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे दुश्मनों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था और वो लोग पहले से ही तैयार होकर बैठे हुए थे। कर्नल हार गए। इस बार भी वो मरते मरते बचे। इनको कहां से पता चल गया कि हम अटैक करने वाले हैं? कर्नल फिर से तैयारी में लग गए। इधर कठिनाइयों के साथ जूझते जूझते दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी। वो दोनों जवान हो गई थी और एनसीसी कैंप में भर्ती हो गई। एनसीसी कैंप में वो कुत्ता भी उन लोगों के साथ ही रहता था। एक दिन एनसीसी कैंप में चोरी हुई और बहुत सारे लोगों का सामान चोरी हो गया। सब लोग परेशान हो गए। तब सोनू ने कुत्ते से कहा, जा रॉकी, मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है ना, तो जाओ चोर को पकड़ कर लाओ। रॉकी सूंघते सूंघते जंगल की तरफ गया। वहां खुदाई करके देखा गया कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर बांधकर सभी का सामान रखा गया था। सबको अपना अपना सामान मिल गया। शाबाश रॉकी। लेकिन ये सब किया किसने होगा? तभी रॉकी सूंघते हुए आगे बढ़ा और जंगल में एक चोर को भी ढूंढ कर निकाला। उसका नाम कालू था। कालू को देखकर सोनू को कुछ याद आ गया। अरे, मैंने तो एक बार इसे सेठ के घर पर देखा था। ये चोरी चकारी करता है। इसका मतलब क्या सेठ जी भी? इधर कैंप में दोनों बहनें और उनके कुत्ते की जय जयकार होने लगी। दूसरी तरफ कर्नल चिंता में परेशान हो रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 ऑपरेशन किए, लेकिन हर एक बार दुश्मन को पहले से अटैक के बारे में पता था। कुछ ही दिनों में इधर सेठ ने अपने गांव में बड़ा सा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। गांव वाले उसके पीठ पीछे और ज्यादा बातें करने लगे। पक्का सेठ जी कुछ घपला करते हैं, नहीं तो इतना पैसा तो डाकुओं के पास भी नहीं होता। उधर कालू को छोटा मोटा चोर समझकर 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। अगले दिन कैंप में कर्नल साहब आए आर्मी सिलेक्शन के लिए और उनकी नजर सोनू और पिंकी पर पड़ी। लड़कियां होकर तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो, डर नहीं लगता क्या? साहब, हम लोगों का एक मिशन है। कैसा मिशन? सोनू ने सारी बात कर्नल को बताई। ये सब सुनकर कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाकर अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मैं आज तक उनकी मौत का बदला नहीं ले पाया। हम मिलकर लेंगे ना सर? मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब असली काम करना बाकी है। फिर दोनों को स्पेशल टीम में लिया गया। एक रात को स्पेशल टीम की मीटिंग हो रही थी। भारत की जमीन पर बैठे हुए दुश्मनों पर 10वां अटैक का प्लान तैयार किया जा रहा था। तभी सोनू ने देखा कि कालू खिड़की के बाहर बैठे हुए दूर से सब कुछ सुन रहा था। सोनू ने कर्नल को ये बात बताई। तो चलो उसे अभी पकड़ते हैं। नहीं सर, ये छोटा आदमी है, ये इतना बड़ा काम खुद से नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। हम इसका पीछा करते हैं। सोनू और कर्नल ने चुपके से कालू का पीछा किया और कालू जिसके पास गया वो देखकर सोनू खड़ी की खड़ी रह गई। सेठ? इसका मतलब सेठ ने ही हर बार दुश्मनों को खबर दी। अरे कालू, तू बस ऐसे ही जानकारी लाया कर, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। दुश्मनों से मुझे बहुत पैसा मिलता है। तभी कर्नल ने सेठ पर बंदूक तान दी और सोनू ने कालू पर। अरे ये क्या, बचाओ मुझे। दोनों को अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस बार दुश्मनों को खबर नहीं मिली कि उनके ऊपर अचानक से हमला किया गया है। दुश्मन पूरी तरीके से हिल गए। इस बार भी कर्नल को पीछे से एक दुश्मन मारने के लिए आया और अचानक से वहां पिंकी आ गई और उसने दुश्मन की छाती पर गोली चलाई और उसने दुश्मन को मार गिराया। भारतीय सेना ने दुश्मनों से अपनी जमीन वापस ले ली। आज हम लोगों ने अपने लोगों की मौत का बदला लिया है।
सभी बोलो भारत माता की जय। कर्नल बहुत खुश हुए। उन्होंने रॉकी को भी आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। दोनों बहनें बड़ी अफसर बनी और खुशी खुशी देश की सेवा करने लगी।